हेलो बच्चों बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला पर। तो आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं अपना नेक्स्ट डिसीज़न जिसका नाम है फाइनेंसिंग डिसीज़न। तो अभी हम अपने एक टॉपिक के बाद ऊपर बात कर रहे हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल डिसीजंस, जिसमें हम 3 टाइप्स के डिसीजंस को स्टडी करने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया है, इस वीडियो के अंदर फाइनेंसिंग डिसीजन, और अगली वीडियो के अंदर हम डिविडेंड डिसीजन को कवर करेंगे। तो अब बात करते हैं हम फाइनेंसिंग डिसीजन होता क्या है। तो ये नाम से ही समझ आ रहा है फाइनेंस, यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन। तो फाइनेंसिंग डिसीजन वो डिसीजन हो है जिसके अंदर एक फाइनेंस मैनेजर ये डिसाइड करता है कि कंपनी के लिए फाइनेंस किस सोर्स से अरेंज किया जाए। यानी कि ये डिसीजन कंसर्न्ड होता है अबाउट द सोर्स ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस को किस सोर्स से जनरेट किया जाए, वेदर ओनर्स फंड के थ्रू जनरेट किया जाए या बोरोड फंड के थ्रू जनरेट किया जाए। तो ऑल इन ऑल फाइनेंशियल डिसीजन इज़ ऑल अबाउट टू अरेंज द फाइनेंस फ्रॉम विच सोर्स, यानी कि फाइनेंस को किस सोर्स से अरेंज करा जाए उसके बारे में है फाइनेंसिंग डिसीजन। यानी कि यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है वो ये डिसाइड करता है कि किस सोर्स से फाइनेंस को जनरेट किया जाए। अब एक कंपनी के पास और एक बिजनेस के पास दो सोर्स होते हैं फाइनेंस को अरेंज करने के लिए, एक होता है ओनर्स फंड और एक होता है बोरोड फंड। ओनर्स फंड को मैं मेनली इक्विटी के तौर पे नाम दे रखा है और बोरोड फंड को मैं मेनली डेट बोलता हूँ, क्योंकि इक्विटी और डेट ही मेजर मेजर जो ज़्यादातर टीचर्स पढ़ाते भी हैं वो भी इसी नाम से पढ़ाते हैं। और इक्विटी और डेट सबसे मेजर कंपोनेंट है ओनर्स फंड और बोरोड फंड के अंदर। ठीक है, अब ओनर्स फंड का मतलब क्या है, या ओनर्स फंड के अंदर किस किस सोर्सेज के थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन या फाइनेंस मैनेजर जनरेट करेगा कैपिटल। तो ओनर्स फंड के अंदर आते हैं हमारे शेयर कैपिटल, यानी कि शेयर को इश्यू करके या अर्निंग्स को रिटेन करके। और बोरोड फंड के अंदर या तो लोन के माध्यम से या तो बॉन्ड्स के माध्यम से और डिबेंचर्स को इश्यू करके। तो अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ ना, तो फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर एक फाइनेंस मैनेजर ये डिसीजन लेता है कि जो कैपिटल या जो फाइनेंस जनरेट करनी है अपनी कंपनी के लिए वो किस सोर्स से की जानी चाहिए। वो ओनर्स फंड के थ्रू की जानी चाहिए या बोरोड फंड के थ्रू। और ओनर्स फंड और बोरोड फंड को अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ तो ओनर्स फंड का मतलब जहाँ पे आप ओनर्स फंड को आप समझ लो सिंपल सिंपल शेयर कैपिटल के रूप में, और बोरोड फंड को सिंपल सिंपल समझ लो डेब्ट के रूप में। क्योंकि इसका नाम ही क्या है, बोरोड फंड, यानी कि जहाँ पे कंपनी मांग के एज इन टर्म्स ऑफ लोन पैसा ले रही है पब्लिक से। और ओनर्स फंड जहाँ पे कंपनी पब्लिक को सिक्योरिटीज़ इशू कर रही है और जितने की पब्लिक उनसे उनकी सिक्योरिटीज़ खरीद रही है कंपनी की, उतने की वो क्या बन जाती है, ओनर्स बन जाती है। तो यहाँ पे वो उसे इक्विटी दे रही है, यानी कि मालिकाना हक देती है जो भी लोग उनके सिक्योरिटीज़ को ख़रीद रहे हैं। और यहाँ पे जो भी लोग पैसा दे रहे हैं वो लोन की फॉर्म में देते हैं। तो ओनर्स फंड और बोरोड फंड पहले ही आपको क्लियर हो जाने चाहिए होते क्या हैं। और ओनर्स फंड के अंदर ये दो आते हैं और बोरोड फंड के अंदर हमारे ये 3 कंपोनेंट्स आते हैं। तो फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर एक फाइनेंस मैनेजर जितने भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं ओनर्स फंड और बोरोड फंड के, उन दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को असेस करता है और उसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन के कैपिटल स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। अब ये कैपिटल स्ट्रक्चर नाम का वर्ड आया, उसका मतलब क्या होता है, क्योंकि फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर फाइनेंस मैनेजर यही तो डिसाइड कर रहा है कि कैपिटल या फाइनेंस एक कंपनी को किन किन सोर्सेज से कितना कितना अरेंज करना है, कि ओनर्स फंड से कितना परसेंट अरेंज करेगा कैपिटल और बोरोड फंड से कितना। तो फाइनेंसिंग डिसीजन के थ्रू ही एक कैपिटल स्ट्रक्चर भी पता चलता है कंपनी का। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है इक्विटी अपॉन में डेट, यानी कि कैपिटल का स्ट्रक्चर, कि एक कंपनी किस कैपिटल कहाँ कहाँ से कैपिटल को जनरेट कर रही है, जिन जिन सोर्सेज से वो जनरेट कर रही है उनका जो रेशियो होता है उसे ही हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। और क्योंकि एक कंपनी मेनली दो सोर्सेज से ही अरेंज करती है जो होते हैं इक्विटी और डेट, इसीलिए इक्विटी अपॉन में डेट कैपिटल स्ट्रक्चर का फॉर्मूला होता है। और इसी से हमें रेशियो पता चलता है कि कितना वो इक्विटी से एक्वायर कर रही है कैपिटल को और कितना वो डेट से कर रही है। इसीलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि ओनर्स फंड को आप इक्विटी समझ के याद करो और बोरोड फंड को डेट समझ के। अब ये इक्विटी और डेट क्या होता है ये भी बता देता हूँ।
लेकिन ये सारे जो मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम फैक्टर्स की बात करेंगे ना फाइनेंसिंग डिसीजन के, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। इसलिए मैं पहली छोटी छोटी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ ताकि वहाँ पे मेरे को आप ऑटोमेटिकली समझ जाओ कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। सबसे पहले ये बात करते हैं कि बोरोड फंड और ओनर्स फंड यानी कि इक्विटी और डेट में से कौन सा जो सोर्स होता है वो ज़्यादा रिस्की होता है। तो अगर हम बात करें तो डेट ज़्यादा रिस्की होता है, यानी कि बोरोड फंड रिस्की होता है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, पब्लिक से बोरो कर रही है, यानी कि उधार पे ले रही है। इट मीन्स दैट पब्लिक इज गिविंग लोन टू द कंपनी। सो इफ पब्लिक इज गिविंग लोन टू द कंपनी, सो व्हेन company return the loan amount of the public, then company has to give a specific amount of interest to the public, like a bank। जैसे कि एक बैंक हमें लोन देता है तो हमें उसे ब्याज देना पड़ता है, वैसे ही जब एक कंपनी बोरोड फंड यानी कि लोगों से लोन लेती है इन टर्म्स ऑफ डेट, तो उस केस में भी लोगों को कंपनी को वापस क्या देना पड़ता है, उस डेट पे एक स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसीलिए डेट कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रिस्की होते हैं। अब आप ये याद रखना, पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से डेट बहुत सही होते हैं, पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से डेट आर नॉट रिस्की, बिकॉज डेट तो ऐसे हैं जिसमें कोई लॉस ही नहीं हो सकता, ठीक है ना। पर मैं कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। सो रिस्क इज़ मोर इन बोरोड फंड फॉर कंपनी बिकॉज कंपनी हैज़ टू गिव अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं ओनर्स फंड की। तो ओनर्स फंड में रिस्क कितना होता है? सो बेसिकली नो रिस्क इज इन्वॉल्व इन ओनर्स फंड और इक्विटी बिकॉज देर इज़ नो प्रायर कमिटमेंट टू द शेयर होल्डर्स दैट अ कंपनी डू। Yeah, of course, if a company earn profit, then of course the company gives dividend to the shareholders. But if a company doesn't earn profit, then there is no prior commitment that a company can have to pay to the shareholders. पर एक चीज़ याद रखना कि जब भी कंपनी ओनर्स फंड के थ्रू फाइनेंस को अरेंज करती है तो उनकी एक फ्लोटेशन कॉस्ट काफ़ी आती है, जो कि सिर्फ इक्विटी में ही आती है, यानी कि ओनर्स फंड में ही आती है जब वो शेयर इशू करती है, डेट में नहीं आती। लोन लेते समय कभी भी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं आती, सिर्फ तभी आती है जब वो शेयर्स इशू करती है। तो रिस्क के बिहाफ पे आपको पता चल गया कि रिस्कियर कौन होता है, बोरोड फंड ज़्यादा रिस्कियर होता है, यानी कि डेट ज़्यादा रिस्की होता है लेना कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डेट पे कंपनी को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, किसको? जो भी पब्लिक जिन्होंने कंपनी को लोन दिया है इन फॉर्म ऑफ डेट, ठीक है। अब थोड़ा समझ लेते हैं, जो कि आपने अकाउंट्स में भी समझा होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा क्लियरर व्यू दे देता हूँ इसका। ये इक्विटी और डेट होते क्या हैं? तो कंपनी के पास ना दो मेन सोर्स होते हैं जिसके थ्रू वो कैपिटल या फाइनेंस अरेंज करती है। पहला सोर्स, या तो कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है, किसको? पब्लिक को। अब जब कंपनी ये पब्लिक शेयर्स खरीदती है तो इन पब्लिक के पास क्या चले जाती है? ओनरशिप जाती है। और जब ये लोग इस शेयर का अमाउंट देते हैं तो कंपनी के पास क्या जाती है? कैपिटल जाती है, ठीक है। तो जब ओनर्स फंड की बात करें तो जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो ओनर कहलाते हैं, ठीक है। और इन्हें डिविडेंड तभी मिलता है जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है। अगर कंपनी को लॉस हुआ तो इन्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि शेयर होल्डर या पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें इक्विटी या मैं कहूँ ओनर्स फंड के अंदर ज़्यादा रिस्कियर होता है, किसके लिए? पब्लिक के लिए। लेकिन कंपनी के लिए ओनर्स फंड बहुत सेफ होता है क्योंकि उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, क्योंकि कंपनी के लिए डिविडेंड जो होता है वो एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, जो आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा। यानी कि कंपनी डिविडेंड सिर्फ तब देती है जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है, अगर लॉस होता है तो डिविडेंड देना नहीं होता है। वहीं डिबेंचर दूसरा सोर्स होता है कंपनी का, जो मेन सोर्स होता है। अब कंपनी दूसरे सोर्स में डिबेंचर्स को इशू करती है। अब डिबेंचर्स क्या होते हैं? अब डिबेंचर्स एक ऐसा सर्टिफिकेट या एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी उन लोगों को देती है जो लोग कंपनी को लोन की फॉर्म में पैसा देते हैं। तो इन लोगों ने कंपनी को लोन की फॉर्म में अमाउंट दिया, तो कंपनी एज अ प्रूफ इन्हें एक सर्टिफिकेट देती है जिसे हम डिबेंचर्स कहते हैं। और ये डिबेंचर ये प्रूफ दिखाता है कि इन इन लोगों ने इतना इतना अमाउंट का लोन दिया है और इन्हें इतना % रेट ऑफ इंटरेस्ट उस लोन पे मिलेगा। जैसे बैंक हमें लोन देता है वैसे ये लोग पब्लिक को लोन देते हैं। तो ये जो पैसा आता है पब्लिक से यहाँ पे डिबेंचर को इशू करके, उसे डेट कहते हैं। और जो इन लोगों के पास मालिकाना हक जाता है उसे इक्विटी कहते हैं, ठीक है।
अब क्लियर हो गया होगा क्या होता है ओनर फंड, बोरोड फंड और इक्विटी और डेट। तो अब ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब सीधा सीधा आते हैं, अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन की। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं एक कंपनी के, और ये वो फैक्टर्स हैं जिनको हमेशा एक फाइनेंस मैनेजर पहले एनालाइज करता है और असिस करता है फाइनेंस को जनरेट करने से पहले। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट देखी जाती है, ठीक है, कि जिस भी सोर्स से फाइनेंस को जनरेट करना है उसमें कॉस्ट कितनी लगेगी। और जनरली एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी उस सोर्स को ज़्यादा प्रेफर करती है जिसमें कॉस्ट कम हो या मॉडरेट हो, ठीक है। तो कॉस्ट के बेसिस पे हमेशा एक कंपनी उसी सोर्स ऑफ फाइनेंस से फाइनेंस जनरेट करेगी या एक्वायर करेगी जिस सोर्स में कॉस्ट कम लगती हो, ठीक है। सेकंड आता है रिस्क। रिस्क की बात करें तो रिस्क हर टाइप के सोर्स से फाइनेंस को एक्वायर करने में होता है, यानी कि रिस्क किसी भी, अगर आप सोर्स से एक्वायर करोगे फाइनेंस को तो हर सोर्स के अंदर रिस्क जो है वो एसोसिएटेड होता है, होता ही होता है। लेकिन मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि रिस्क ज़्यादा बोरोड फंड में होता है। तो अगर, और हमेशा एक कंपनी ये चाहती है कि जिस भी सोर्स से वो फाइनेंस को अरेंज कर रही है उस सोर्स में रिस्क मॉडरेट होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए बहुत। तो ऑफकोर्स अगर इस केस में मैं बात करूं तो रिस्क को मद्देनज़र रखते हुए हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन ओनर्स फंड के थ्रू क्या करना चाहेगी, फाइनेंस को एक्वायर करना चाहेगी, ना कि बोरोड फंड के थ्रू, ठीक है। क्योंकि बोरोड फंड में रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी को क्या देना पड़ता है, एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो अगर कंपनी रिस्क कम लेना चाहती है तो वो हमेशा ओनर्स फंड को प्रेफर करेगी, और अगर वो रिस्क लेने के लिए तैयार है तो वो बोरोड फंड से फाइनेंस को अरेंज करेगी। इसके बाद बात करते हैं थर्ड पॉइंट, कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन मतलब कि एक कंपनी के पास कितना कैश है और कैश का कितना इनफ्लो है, या कितना कैश पड़ा हुआ है एक कंपनी के पास, उसे ही एक कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन कहते हैं। अब यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। अगर एक कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो कंपनी प्रेफर करेगी कि वो बोरोड फंड के थ्रू फाइनेंस को एक्वायर करें, क्योंकि अगर उसके पास कैश अच्छा खासा पड़ा है तो वो बोरोड फंड के थ्रू, मतलब कि डेट के थ्रू अगर वो फाइनेंस को एक्वायर करेगी तो वो इंटरेस्ट देने में कैपेबल होगी, क्योंकि उसके पास उसकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है। लेकिन एक कंपनी की अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो वो प्रेफर करेगी कि वो ओनर्स फंड के थ्रू क्या कर ले, फाइनेंस एक्वायर कर ले, क्योंकि इसमें रिस्क कम है और इसमें कैश की ज़रूरत है नहीं। क्योंकि जो भी ओनर्स होते हैं उन्हें तो डिविडेंड तभी देना पड़ता है जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, लेकिन बोरोड फंड में रिस्क है क्योंकि इंटरेस्ट तो देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। फोर्थ पॉइंट है कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल कंसिडरेशन का क्या मतलब है, हमेशा जब भी एक कंपनी नई खुलती है और जब भी वो फ्रेश इशू करती है अपने शेयर्स को, तो जो जो शेयर होल्डर उस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं वो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। अब मान लो अगले साल वो कंपनी फिर से शेयर्स को इशू करके क्या करना चाहती है, फाइनेंस एक्वायर करना चाहती है या फाइनेंस अरेंज करना चाहती है। लेकिन अब इस कंपनी को पहले इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा कि क्या हम आपके जो शेयर्स हैं उन्हें फिर से इशू कर लें दूसरी पार्टीज़ को। तो यहाँ पे इसी का मतलब है कंट्रोल कंसिडरेशन, विच मीन्स कंट्रोल किसका होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का। अब इसमें पॉइंट यही बनता है कि अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर माइंड नहीं करते अपनी ओनरशिप को लूज़ करना, तो उस केस में कंपनी जो है वो प्रेफर करेगी कि ओनर्स फंड के थ्रू क्या कर लें, अपना फाइनेंस जनरेट कर लें। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने ओनरशिप को कंटिन्यू रखना चाहते हैं और वो नहीं चाहते अपने ओनरशिप को लीव करना, तो उस केस में कंपनी को बोरोड फंड के थ्रू ही फाइनेंस रेस करना पड़ेगा। आप भी समझ रहे हो क्यों, क्योंकि ये जो इनके पास शेयर्स हैं पहले से, इनके पास ये राइट होता है, ठीक है, कि इनके पास ये राइट होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास कि ये अपने शेयर्स खुद ही छोड़ सकते हैं, और नहीं छोड़ना चाहे तो ये अपनी ओनरशिप को भी रिटेन कर सकते हैं। तो बेसिकली कंट्रोल कंसिडरेशन का मतलब है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का कंट्रोल होता है अपने शेयर्स पे। अगर वो अपने ओनरशिप को लूज़ करना चाहते हैं तो उस केस में उनके शेयर्स कंपनी किन्हीं और को क्या कर देगी, इशू कर देगी। इसलिए उस टाइम पे वो ओनर्स फंड प्रेफर करेगी। और उसी केस में अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपनी ओनरशिप लूज़ नहीं करना चाहते तो कंपनी उनके शेयर्स को कहीं और भी इशू नहीं कर सकती। इसका मतलब कंपनी जो है उस केस में बोरोड फंड, यानी कि उन्हें लोन के टर्म्स में ही अपना फाइनेंस जनरेट करना पड़ेगा।
अब बात करते हैं फिफ्थ फैक्टर की, जो है फ्लोटेशन कॉस्ट। मैंने शुरू में भी बताया था फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है। फ्लोटेशन कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो सिक्योरिटीज़ को इशू करते वक्त आती है, जैसे कि ब्रोकरेज कमीशन, अंडरराइटर कमीशन, ये सारी हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट होती है। और जितना भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं सिक्योरिटीज़ को इशू करते समय, वो सारे हमारे फ्लोटेशन कॉस्ट में आते हैं। तो फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा सिक्योरिटीज़ को इशू करते समय आती है। अब आप खुद ही सोचो कि सिक्योरिटीज़ हम कौन से सोर्स ऑफ फाइनेंस में इशू करते हैं? ऑफ कोर्स ओनर्स फंड के अंदर। तो इसीलिए फ्लोटेशन कॉस्ट ओनर्स फंड यानी कि इक्विटी में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर अगर कंपनी की फ्लोटेशन कॉस्ट काफ़ी हाई है तो उस केस में वो बोरोड फंड को ज़्यादा प्रेफर करेगी फाइनेंस जनरेट करने के लिए। ठीक है। और वहीं अगर कंपनी की फ्लोटेशन कॉस्ट कम है तो उस केस में वो ओनर्स फंड को ही प्रेफर करेगी फाइनेंस जनरेट करने के लिए। फ्लोटेशन कॉस्ट याद रखना वो कॉस्ट होती है जो सिक्योरिटीज़ को इशू करने पे लगती है। ठीक है। और ब्रोकर्स कमीशन, अंडरराइटर कमीशन, ये सारी फ्लोटेशन कॉस्ट के अंदर ही आती हैं। यानी कि फ्लोटेशन कॉस्ट इज़ बेसिकली दैट कॉस्ट विच इज़ जनरेट विद इन द इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड द सिक्योरिटीज़ इज़ इशू इन द ओनर्स फंड ओनली। So therefore, if flotation cost is more, then an organization prefer or a company prefers borrowed fund to generate their finance. But if the flotation cost is less, then at that point the company can prefer to generate finance through the owner's fund as well. Okay, so this is flotation cost. Now sixth one is fixed operating cost. फिक्स्ड, सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कंपनी जितनी भी कॉस्ट लगाती है अपने डे टू डे ऑपरेशंस के ऊपर, उन्हें ही उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं। और क्योंकि डे टू डे ऑपरेशंस या जो रूटीन जॉब्स होती हैं, जो रूटीन ऑपरेशंस होते हैं, वो एक कंपनी को डे टू डे परफॉर्म करने होते हैं, तो ये काफ़ी फिक्स्ड होती है। तो यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट जो भी कह लो आप, तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बेसिकली फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट पे भी डिपेंड करता है कि एक कंपनी किस सोर्स से फाइनेंस को जनरेट करेगी। ठीक है। अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई होगी तो यहाँ पे थोड़ा समझना मेरी बात को। अगर उनकी डे टू डे ऑपरेशन पे कॉस्ट हाई होगी तो उनकी कैश फ्लो पोजीशन क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। और जब उनकी कैश फ्लो पोजीशन डाउन होगी तो वो रिस्क कम लेगी कंपनी, तो उस केस में वो ओनर्स फंड से एक्वायर करेगी फाइनेंस को। वहीं अगर एक कंपनी की फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट लो होगी यानी कि कम होगी, तो उस केस में कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन ज़्यादा होगा, क्योंकि कॉस्ट जब कम जा रही है डे टू डे ऑपरेशंस पे तो कैश भी तो बढ़ रहा होगा। ठीक है। और उस टाइम पे क्योंकि वो रिस्क ले सकती है, क्योंकि उसकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, तो वो बोरोड फंड को ज़्यादा प्रेफर करेगी। इसके बाद जो लास्ट फैक्टर आता है जो फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करता है, वो है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, यानी कि कैपिटल मार्केट की हालत कैसी चल रही है। कैपिटल मार्केट में ना दो सिचुएशंस होती हैं, या आप कह सकते हो टू पीरियड्स होते हैं। एक होता है बूम पीरियड, एक होता है डिप्रेशन पीरियड। कैपिटल मार्केट की स्टेट, अगर स्टेट ऐसी है जहाँ पे बूम पीरियड चल रहा है, तो बूम पीरियड का मतलब है जब मार्केट कंडीशंस बहुत अच्छी हों और जब मार्केट में ना बहुत अच्छा फ्लो हो रहा हो मनी का। तो इस टाइम पे ना बूम पीरियड के दौरान कैपिटल मार्केट्स में लोग रिस्क लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि रिवॉर्ड भी अच्छा मिल रहा है और अभी मार्केट बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। तो इस केस में लोग रिस्क लेना पसंद करते हैं। और लोग रिस्क कब लेते हैं? जनरली रिस्क किस में होता है लोगों के लिए? क्या लोन देने में होगा रिस्क उनके लिए? नहीं, क्योंकि उन्हें पता है लोन अगर वो देंगे तो वो तो कंपनी दे ही देगी, क्योंकि वो कंपनी के लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और कंपनी इंटरेस्ट रेट भी देगी। लेकिन एक्चुअली में जो वो मोटा पैसा कमा सकते हैं, या आप कह लो कि जिसमें वो 1,000 रुपये या 5,000 रुपये इतनी इन्वेस्ट करके भी काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं, वो शेयर्स होते हैं। तो बूम पीरियड के अंदर हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर करती है ओनर्स फंड के थ्रू क्या करना? फाइनेंस अरेंज करना, क्योंकि बूम पीरियड के दौरान लोग रिस्क लेने के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मार्केट काफ़ी अच्छा चल रहा है आजकल, तो रिस्क लेंगे तो रिवॉर्ड भी काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो बूम पीरियड में एक ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए प्रेफर करती है ओनर्स फंड के थ्रू फाइनेंस अरेंज करना। वहीं एक पीरियड होता है डिप्रेशन पीरियड। डिप्रेशन यानी कि जहाँ पे एक तरीके से रिसेशन चल रहा होता है हमारी इकोनॉमी के अंदर, जहाँ पे मनी इतना फ्लो नहीं कर रहा है इकोनॉमी में, तो मार्केट कंडीशंस उतनी बढ़िया नहीं होती हैं और लोग जो हैं वो भी इतने इंटरेस्टेड नहीं होते रिस्क लेने में। तो लोग जब रिस्क नहीं लेना चाहते लेकिन वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया होता है डिवेंचर्स, जहाँ पे लोगों को पता है कि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन उनका जो प्रॉफिट है वो क्या है?
एकदम कॉन्टीन्यूस रहेगा और उन्हें पता है कि वहाँ पे श्योरिटी है उनको पैसा मिलने की। कुछ चाहे 5-10 रुपए का ही मुनाफा होगा, लेकिन होगा और वो मिलेगा, लॉस नहीं हो सकता डिबेंचर्स में आपको। तो इस केस में ऑर्गेनाइजेशन को भी पता है कि लोग उनके शेयर्स इशू नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट कंडीशंस अच्छी नहीं है और लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन भी बोरोड फंड के थ्रू इस पीरियड के अंदर क्या करती है, फाइनेंस अरेंज करती है। तो ये था बेसिकली हमारा फाइनेंशियल डिसीजन और इसके 7 फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं एक किसी भी कंपनी के फाइनेंसिंग डिसीजन को। और इन सारे फैक्टर्स को असेस करने के बाद ही एक कंपनी ये डिसाइड करती है कि वो अपना कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे रखेगी। तो बेसिकली होप करता हूँ यार वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को यार सब्सक्राइब करो, मोटिवेशन तभी मिलती है। और पिछली 2 वीडियोस में काफ़ी कम व्यूज़ आए हैं, जो कि मैं उतना माइंड नहीं करूँगा, लेकिन यार अगर कंटेंट यूज़फुल लगता है, आप एक बार देखो कंटेंट को, थोड़ा एनालाइज करो, और अगर समझ आता है आपको तो इसे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और जितना हो सके यार सपोर्ट करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले, जिससे मैं और बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के लिए ला सकूं। ठीक है, ओके बाय।